मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम रिसर्च से रिलेटेड शोध विधियों से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अब तक चैनल पर सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड, गाइडेंस काउंसलिंग से रिलेटेड और स्टैट से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें। कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आप किस क्लास में हैं और उस क्लास में आप कौन कौन से पेपर हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स केवल क्लास बता देते हैं कि सर मुझे भी ये थर्ड ईयर के वीडियो चाहिए या सेकेंड ईयर के वीडियो चाहिए, बट वो ये नहीं बताते हैं कि उनके थर्ड ईयर में कौन कौन से पेपर हैं। जैसे सोशल साइकोलॉजी है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है, क्या है उनका पेपर, तो ये ज़रूर वहाँ पर मेंशन करें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च की कई विशेषताएँ होती हैं, निम्नलिखित में से किसे इन विशेषताओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, यह क्रमबद्ध होती हैं, सिस्टमैटिक होती हैं, या नियंत्रित होती हैं यानी कंट्रोल्ड होती हैं, इसके साथ साथ यह आनुभविक या एम्पिरिकल होती हैं, और लास्ट ऑप्शन है आपका यह ज्ञानमुखी होती हैं, नॉलेज ओरिएंटेड होती हैं। तो जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं उसमें सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड और एम्पेरिकल की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन यह ज्ञानमुखी मतलब सिर्फ नॉलेज ओरिएंटेड नहीं होती हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। हम सिर्फ सीधे राइट आंसर की बात करेंगे, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपका कथन डी, वैज्ञानिक शोध में कारण परिणाम संबंध की पुष्टि हमेशा होती है। जो रिसर्च होते हैं इसमें बताया जा रहा है कि कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप की पुष्टि हमेशा होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका कथन डी असत्य है, ऊपर के 3 कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधि की कुछ विशेषताएं होती हैं, निम्नलिखित में से किसे इसकी विशेषताओं के रूप में समझा जा सकता है। सबसे ऊपर पूछा गया था कि कौन विशेषता नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता है। तो आपका ऑप्शन है, इस विधि में एक नियंत्रित परिस्थिति होती है, इस विधि में प्राप्त परिणाम का सामान्यीकरण संभव है, इस विधि में प्रतिकृति रिप्लिकेशन का गुण होता है, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मनोवैज्ञानिक शोधों में साइकोलॉजिकल रिसर्च में प्रतिकृति रिप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी रिपीटेशन की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो कब पड़ती है। तो जब पूर्व अध्ययनों के निष्कर्ष को संपुष्टि करने के लिए या उसके बारे में कुछ प्रश्नों को उठाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। रिप्लिकेशन का मतलब हुआ कि जैसे कोई रिसर्च पहले हो रखा हो और आप दोबारा उस पर रिसर्च कर रहे हैं उसी टॉपिक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वर्णनात्मक शोध डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कई विशेषताएं होती हैं, निम्नलिखित में से किसे इन विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर हम सीधे राइट आंसर की बात करें तो जो आपका ऑप्शन डी है, इसमें चरों में जोड़ तोड़ करके उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रयोगात्मक शोध की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो प्रयोगात्मक शोध की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि उसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसमें हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, किसके अंदर, चरों के अंदर। तो आप इसके लिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप
नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जनरल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप मनोवैज्ञानिक विधियों के वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर जो प्रयोगात्मक विधि है उसमें इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगशाला में निम्नांकित में से कौन सा शोध अधिक किया जाता है? तो प्रयोगशाला में हम सबसे अधिक फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, मूल शोध करते हैं, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्रिया शोध एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं? तो एक्शन रिसर्च ऐसे रिसर्च को कहा जाता है जिसमें स्थानीय वातावरण में किसी समस्या का तात्कालिक समाधान करने के उद्देश्य से किया जाए, यानी ऐसा शोध जिसे हम किसी समस्या का तात्कालिक समाधान करने के उद्देश्य से करते हैं तो हम ऐसे शोध को एक्शन रिसर्च या क्रिया शोध कहते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से किसे प्रयोगशाला प्रयोग शोध लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च की परिसीमा में नहीं रखा जा सकता? मतलब कौन सी इसकी एक लिमिटेशन नहीं है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, इसमें आंतरिक वैधता की कमी होती है, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आप सभी एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा है कि उनके कुछ दिनों के अंदर ही पेपर होने वाले हैं, तो इसीलिए उनको वीडियोस चाहिए, खासकर MCQs वीडियोस चाहिए। तो इस यहाँ पर एक्सप्लेन ना करके उनके लिए ये वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पा सकें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से किसे अप्रयोगात्मक शोध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम किसे नहीं रख सकते? यहाँ पर जो आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट है, क्षेत्र प्रयोग, इसे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर नहीं रख सकते हैं, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से किसे प्रयोगात्मक शोध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में हम किसे नहीं रख सकते? तो हम जो फील्ड स्टडी है उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि फील्ड स्टडी क्षेत्र में जाकर होती है, किसी जगह पर जाकर होती है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च करते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा या क्लासरूम में छात्र के किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान करने के लिए यदि कोई मनोवैज्ञानिक कुछ विशेष नियमों का उपयोग करता है तो उनके शोध को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रकार के शोध को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं क्योंकि वहाँ पर तत्कालिक समस्या का समाधान किया जा रहा है। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे, प्रयुक्त शोध या अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत होती है? तो मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत कब होती है? यह एक समस्या के साथ होती है, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, किसी समस्या के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मनोवैज्ञानिक शोध में यदि समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा ना की जाए तो क्या होगा? अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ पर लिटरेचर रिव्यू ना करें तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अध्ययन की विश्वसनीयता कम हो जाएगी, ऑप्शन बी अध्ययन की सार्थकता समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन सी अध्ययन की वैधता कम हो जाएगी, या ऑप्शन डी अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण दोषपूर्ण हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगर लिटरेचर रिव्यू नहीं किया जाता है तो अध्ययन की सार्थकता समाप्त हो जाती है, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है, जैसे कथन को आप निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो ऐसे कथन को हम एक रिसर्च हाइपोथेसिस में रखते हैं क्योंकि एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है कि ऐसा हो सकता है, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मनोवैज्ञानिक शोधों में शोध डिजाइन, जो रिसर्च डिजाइन होता है,
उसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। निम्नांकित में से किसे सबसे अनुपयुक्त उद्देश्य माना जाता है? तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सी है, शोध डिजाइन उपयुक्त सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उत्तम अवसर प्रदान करता है, ये आपका इससे संबंधित नहीं है, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मनोवैज्ञानिक शोधों में निम्नांकित तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर एक रिसर्च में कौन कौन से स्टेप होते हैं उनको रखा गया है और पूछा जा रहा है कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो जब कोई रिसर्च होता है, तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 13 में देखा था कि एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च की शुरुआत एक समस्या से होती है, तो आप समझ गए कि सबसे पहले समस्या आएगा, देन समस्या के बाद हम जिस पर रिसर्च कर रहे हैं वो वेरिएबल डिसाइड करते हैं, चर का निर्धारण होता है। समस्या के बाद आपके चर आएंगे, उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर लास्ट में हम परिणाम पर आते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आपका सबसे पहले आएगा ऑप्शन सी, देन बी, देन ए, लास्ट में आएगा डी। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मनोवैज्ञानिक शोध में चर किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है, जिस वस्तु, घटना तथा चीज़ का मान परिवर्तित होते रहता है। ऑप्शन बी है, जिस वस्तु, घटना तथा चीज़ के गुणों का परिणात्मक मापन संभव हो। थर्ड ऑप्शन है, जिस वस्तु, घटना तथा चीज़ के गुणों का सिर्फ गुणात्मक मापन संभव हो। और लास्ट ऑप्शन है, जिसमें उपयुक्त तीनों गुण हो। तो एक चर में उपयुक्त तीनों गुण होते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो जो आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है उसे हम चर की अंदर नहीं रख सकते हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मान लिया जाए कि कोई प्रयोगकर्ता ने किसी स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखने के लिए 10 साल तथा 20 साल के व्यक्तियों का 2 समूह तैयार किया। इस उदाहरण में उम्र को निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो यहाँ पर जो उम्र है उसे हम टाइप एस कैटेगरी में रखेंगे, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा विवादास्पद है, उसके आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में जिस चर के बारे में पूर्व कथन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस चर के बारे में पूर्व कथन किया जाता है उसे हम आश्रित चर कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, तो आप ऑप्शन बी को एक बार फिर से टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, एक कबूतर को हरा रोशनी जलने पर एक बिंदु पर चोंच मारने के लिए तथा लाल रोशनी जलने पर चोंच नहीं मारने का प्रशिक्षण दिया जाता है। सही अनुक्रिया करने पर, अर्थात हरा रोशनी के जलने पर यदि वह चोंच मारता है, अनुक्रिया करता है, तो उसे भोजन दिया जाता है। इस प्रयोग में आश्रित चर निम्नांकित में से क्या है? तो जो आश्रित चर है आपका, वह चोंच मारने की संख्या है, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है लाइट पर। तो लाइट पर वो डिपेंड है, और डिपेंड है इसीलिए हम उसे आश्रित चर में रख रहे हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मान लिया जाए कि एक समाज मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग यह देखने के लिए करते हैं कि एक छोटी दूरभाष कुटी, टेलीफोन बूथ में जब 6 लोग एक साथ एकत्र होते हैं तो इससे पुरुष या महिला में अस्त व्यस्तता की अनुभूति होती है या नहीं? इस प्रयोग में स्वतंत्र चर निम्नांकित में से कौन है? तो यहाँ पर जो आपका स्वतंत्र चर है वो है दूरभाष कुटी में, टेलीफोन बूथ में जो व्यक्तियों की संख्या। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल परिणाम क्या होता है? नल रिजल्ट किसे कहते हैं?
तो जब स्वतंत्र चर के परिवर्तन के अनुरूप आश्रित चर में परिवर्तन नहीं होता है तो हम इसे नल रिजल्ट कहते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, नियंत्रित चर का दूसरा नाम क्या है? नियंत्रित चर का दूसरा नाम होता है एक्सटर्नियस वेरिएबल। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बहिरंग चर या एक्सटर्नियस वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 28, नियंत्रित चर एक तरह का कैसा चर है? तो नियंत्रित चर एक तरह का प्रसंभाव्य चर होता है, पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किसी भी प्रयोग में नल परिणाम के उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण होता है। तो किसी भी प्रयोग में जब नल रिजल्ट आता है तो इसका सबसे प्रमुख कारण यह होता है कि बहिरंग चरों पर पर्याप्त नियंत्रण न रखा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नल प्रकल्पना या नल हाइपोथेसिस तथा नल परिणाम नल रिजल्ट में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त अंतर है? तो हम सीधे सबसे उपयुक्त अंतर की बात करें तो यह है आपका ऑप्शन ए। नल प्रकल्पना यह बतलाता है कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जबकि नल परिणाम एक ऐसा प्रयोगात्मक परिणाम है जहां आश्रित चर स्वतंत्र चर से प्रभावित होता नहीं पाया जाता। जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा गया कि जब नल रिजल्ट आता है यानी वहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, चरों के स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए स्वतंत्र चर को कई भागों में बांटा गया, निम्नलिखित में से किसे उस सूची में नहीं रखा जा सकता? तो यहाँ पर हम परिणात्मक चर को, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को उस श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्यक्ति के उम्र को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो जो पर्सन का एज होता है उसे हम प्रयोज्य संगत चर के अंतर्गत रखते हैं, सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल के अंतर्गत। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, वैसा चर जिसके मूल्य को गिनती करके निर्धारित किया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे? तो ऐसे चरों को हम असत चर या डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, परिवार के सदस्यों की संख्या एक उदाहरण है। जो परिवार के सदस्य हैं वो असतत चर के एग्जाम्पल हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। व्यक्ति की जो एज होती है वो सतत चर का एग्जाम्पल होता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को तभी समाधेय कहा जाता है, तभी सॉल्वेबल कहा जाता है जब उसमें आनुभविक जांच संभव हो, यानी एम्पिरिकल टेस्ट जब उसमें संभव हो तब हम उसे समाधेय कहते हैं या सॉल्वेबल कहते हैं। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम तथा शोध प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस में मुख्य अंतर क्या है? तो शोध समस्या तथा शोध प्रकल्पना में जो आपका मुख्य अंतर है वह है कि शोध समस्या से सिर्फ यह पता चलता है कि समस्या क्या है, जबकि शोध प्रकल्पना से यह पता चलता है कि समस्या का हल किस तरीके से हो सकता है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मनोवैज्ञानिक अपने प्रयोग के आधार पर जिस प्रकल्पना की पुष्टि करना चाहते हैं उसे कहा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक अपने शोध के आधार पर जिस प्रकल्पना की पुष्टि करते हैं उसे हम रिसर्च हाइपोथेसिस या शोध प्रकल्पना कहते हैं। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से एक उत्तम शोध प्रकल्पना, एक गुड रिसर्च हाइपोथेसिस की क्या विशेषताएं नहीं होती हैं? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, प्रकल्पना को चरों के संबंधों पर आधारित होना चाहिए, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बाकी सभी इसकी विशेषताएं हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मनोवैज्ञानिक शोधों में परिकल्पना के कई कार्य होते हैं, निम्नलिखित में से किसे कार्यों की इस सूची में शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं सिद्धांतों की जांच करना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, किसी घटना का वर्णन करना या पहले से प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो सही होगा, पहले से प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में बहिरंग चरों जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं को नियंत्रित करने की कई विधियां हैं, निम्नलिखित में से किस विधि को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते? तो यहाँ पर जो आपका विलोपन है, एक्सटिंक्शन है या एलिमिनेशन है, इसको हम यहाँ पर शामिल नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसे प्राक प्रयोगात्मक डिजाइन प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में नहीं रखा जा सकता? तो हम प्रतिसंतुलन को, काउंटर बैलेंसिंग को इसके अंतर्गत नहीं रखते हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। प्रयोग के लिए जो प्रतिदर्श आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसे हम इंसिडेंटल सैंपलिंग या प्रासंगिक प्रतिदर्श कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44। कोटा प्रतिदर्श एक तरह का है। कोटा प्रतिदर्श एक तरह का असंभाविता प्रतिदर्श है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। शोध डिजाइन की कुछ कसौटियाँ हैं जिनके आधार पर उसकी परख की जाती है, निम्नलिखित में से किसे एक उत्तम कसौटी आप नहीं कहेंगे? तो हम विश्वसनीयता को उन्नत बनाए रखने की क्षमता को एक उत्तम कसौटी नहीं कहते हैं, तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।